उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद हजारों शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। कोर्ट ने 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ओबीसी अभ्यर्थियों की मांग है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समायोजन की सूरत में हाई कोर्ट में रिट करने वाले लगभग 4,000 ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, नहीं तो अनारक्षित वर्ग के समायोजन का विरोध करेंगे। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन शिक्षकों को लेकर आशंका बढ़ गई है जो पिछले 4-5 सालों से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। सपा बसपा समेत तमाम विरोधी दल इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी ने कोर्ट के आदेश के बाद भी नई मेरिट लिस्ट के लिए 3 महीने का समय मांगने पर भी सवाल खड़े किए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नौकरी पा चुके शिक्षक भी सरकार से संवैधानिक संरक्षण और नई मेरिट सूची नहीं जारी करने की मांग कर रहे हैं। एक दिन की छुट्टी लेकर हजारों की संख्या में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इनकी मांग है कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने से पहले सभी पक्षों को अच्छे से देख ले और नौकरी पा चुके किसी एक भी शिक्षक का अहित न हो। शिक्षकों का कहना है कि हम योग्य हैं, हम 75 गुणांक पाए हैं, सभी मेरिट से नौकरी पाए हैं और अगर सरकार नई मेरिट सूची बनाती है तो उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसे में उनके सामने जीने मरने का संकट खड़ा हो जाएगा। कई शिक्षकों के पास कार, हाउस लोन चल रहे हैं। अगर नौकरी जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिलहाल अटल टीवी की टीम ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित शिवेंद्र प्रताप सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने बताया कि यह निर्णय आने के बाद शिक्षक और उनके परिजन काफी ज्यादा परेशान है। साथ ही उन्होंने आगे की रणनीति भी बताई है। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार तरह तरह की बातें हो रही है। इसमें ऐसी भी निकलकर चीजें आई हैं कि जो चयनित लोग थे उनके ऊपर भी अब खतरा मंडरा रहा है। तो इस चीज से क्या कुछ चीजें होने वाली हैं और ये चयनित लोगों के ऊपर बात कैसे आई? क्योंकि इसमें तो जहां तक देखा गया तो अभ्यर्थियों के ऊपर बात हो रही थी, फिर चयनित लोग भी इसमें शामिल हो गए, ये कैसे हो गया? मैम, इसमें समस्या ये हुई कि चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि ये गलत रूप से जो है विभाग में कार्यरत हो गए हैं। सरकार के द्वारा पता नहीं किस दबाव के कारण अब तक चयनित अभ्यर्थियों के लिए कोई कार्य योजना स्पष्ट नहीं की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है, चयनित अभ्यर्थियों का चयन सरकार ने अपने मानकों पर किया है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी शासन और सरकार की बनती है कि वो चयनित अभ्यर्थियों का बचाव करे, क्योंकि उन्हीं का मानक था, उन्हीं के तैयार किए हुए सारे नियम कानून थे और चयन भी उन्हीं के द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने किया है। तो सबसे पहले तो चयनितों का बचाव सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार चयनितों के बचाव के लिए आगे नहीं आ रही है। इसलिए बाकी सब दबाव के सम्मुख समस्त चयनितों को एकजुट होकर के अपने बचाव की गुहार शासन, सत्ता और अधिकारियों से लगानी पड़ रही है। जी शिवेंद्र जी, ऐसा भी देखा गया था कि जब ये मामला आया था तो आप लोगों ने परियोजना भवन पे घेराव भी किया था, तो वहां पे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई थी? क्या किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई थी? आप लोगों को कोई आश्वासन मिला था या फिर कुछ चीजें साफ तौर पे बताई गई थी या फिर नहीं? मैम, जब ये डबल बेंच का आदेश आया था उसके बाद से एक वर्ग के द्वारा लगातार निदेशालय पर धरना दिया जा रहा था। पक्ष, विपक्ष, सत्ता पक्ष, अधिकारी सब एक ही वर्ग की, एक ही तरफ की बात कर रहे थे। इससे हताश होकर के चयनित अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर के राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के समक्ष अपना जो है महानिवेदन प्रस्तुत किया कि हम चयनित हैं, शासन कह रहा है कि हमारा अहित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शासन हमको कार्य योजना स्पष्ट करे कि किस प्रकार से वो हमारा बचाव करेगा। लेकिन पूरे दिन का हमारा धरना चला। लगभग 6 से 10,000 अध्यापक जो है उस दिन आकस्मिक अवकाश लेकर के वहां उपस्थित थे। उसके बावजूद किसी भी अधिकारी के द्वारा ये कार्य योजना स्पष्ट नहीं की गई कि किस माध्यम से वो चयनितों को सुरक्षित करेंगे। हमारा लगातार आपको ये लगभग 50 से अधिक विधायकों ने और लगभग 25 से अधिक सांसदों ने चयनित शिक्षकों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है कि चयनित अध्यापकों की सुरक्षा पहले स्पष्ट कर दी जाए, फिर समस्त वर्गों के साथ जैसा जो न्याय करना हो वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें। लेकिन मैम, जब तक उस दिन भी हम पूरे दिन धरना दिए, निवेदन किया, फिर भी हमको कार्य योजना स्पष्ट नहीं हुई। 3-4 दिन धरना देने के बाद हो गया, अब तक कार्य योजना स्पष्ट नहीं हुई। इसलिए मैम, विभाग ने अधर में छोड़ दिया लाखों, हजारों चयनित शिक्षक और उनके साथ में उनके हजारों परिवार, ये सब मानसिक अवसाद में चल रहे हैं मैम कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब मानसिक रूप से हम मनोदशा जो है शिक्षकों की अस्त व्यस्त रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि कार्यस्थल पर वो किस मनोदशा में किस प्रकार कार्य कर पाएगा। जी, ऐसा देखा गया है कि शिक्षकों के ऊपर अक्सर कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग की थी तब तो बहुत खुशी का माहौल रहा होगा और अब ऐसी स्थिति में आप लोग आ गए, 4 साल नौकरी किया, उसके बाद अब अधर में लटक गए कि नौकरी आपकी कल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे में शिक्षकों के बीच में कैसा माहौल है या परिवार वालों के बीच में कैसा माहौल है?
मैम, परिवार में सबसे ज्यादा खुशी हुई थी कि 2.5 साल में पुनः न्यायालय की शरण में से निकल करके हम लोगों ने नौकरी पाई थी। सब हर्षोल्लास का माहौल था, बहुत सारे साथियों के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे और जी। तमाम सारी योजना लेकर के चल रहे थे। कुछ लोगों ने ऋण भी ले रखा है बैंकों से और तमाम जगहों से, जिसके आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। जी। अब इस निर्णय के बाद में किसी को आगे का भविष्य सूझ ही नहीं रहा है। जी। भले शासन ने न्यायालय ने सत्र लाभ देने की बात करी है, लेकिन मैम आप भी जानती हैं, यदि आपको ये पता हो कि 4 महीने बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो आपको वो 4 महीने एक एक दिन वो 4 महीने का अंतिम दिन के समान प्रतीत होंगे। तो इस समय सारे शिक्षक मैम भय की अवस्था में है और इस भय की अवस्था में ही उन्होंने निदेशालय के सामने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि माननीय महाराज जी, हमारी बातें सुनिए, हमको सुरक्षित कैसे करेंगे ये स्पष्ट कर दीजिए, फिर आप शासन के आदेश को मान लीजिए या संबंधित अधिकारियों को कहिए कि जिन्होंने ये चयन सूची बनाई है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चले और इस चयन सूची और चयनित शिक्षकों का बचाव जो है करना सुनिश्चित करें। मैम, जब तक ये चीज सुनिश्चित नहीं होगी, कोई भी शिक्षक साथी चैन की नींद रात में नहीं सो पा रहा है, ना वो, ना उसके परिजन, ना उससे जुड़े हुए हित मित्र। बहुत सारे साथियों का जो विवाह हो रहा था वो भी अधर में अटक गया। मैम, जब तक किसी की नौकरी स्पष्ट नहीं होगी, आप भी जानती हैं कि जीवन में परिणय सूत्र में आदमी किससे बंधना चाहता है, उसी से बंधना चाहता है जो आदमी सिलेक्टेड हो, नौकरी कर रहा हो या कम से कम किसी और नौकरी में हो। जिसकी नौकरी आज है कल होगी या नहीं होगी, उसके साथ में परिणय सूत्र में कौन बंधना चाहेगा या कौन अपनी बहन बेटी का शादी उससे करना चाहेगा। जी शिवेन जी, आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आप लोग इस समस्या से निकलकर सामने आएंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की जीवन की बात आ गई है, आपने जैसा कि बताया परिणय सूत्र की भी बात है, तो ऐसे में आप लोगों ने आगे की रणनीति क्या बना के रखी है? मैम, हम अपनी रणनीति पर दोनों स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम विधायकों, जनप्रतिनिधियों और जितने जनप्रतिनिधि हैं पक्ष विपक्ष सबसे निवेदन कर रहे हैं कि वो शासन से निवेदन करें और चयनित शिक्षकों के बचाव की कार्य योजना स्पष्ट कराएं। हमारी पहली रणनीति है। दूसरी रणनीति मैम ये है कि हम जितने चयनित शिक्षक हैं आपस में बात करके, वार्ता करके, अगर शासन के द्वारा कार्य योजना स्पष्ट नहीं की जाती है तो चयनित शिक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेने को बाध्य हो जाएंगे और हमारे पास जब सरकार अगर कोई विकल्प नहीं छोड़ेगी तो हम जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चयनित शिक्षक शरण लेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि आपके आदेश के क्रम में हम सबको नौकरी ली थी, चयन सूची क्या बनी, कैसे बनी, वो सरकार आकर के स्पष्ट करे, लेकिन जो चयनित शिक्षक है उनको यथास्थिति 67,867 और प्लस 66,96 इन चयनित शिक्षकों को उनके जगह पर नौकरी करने दिया जाए। बाकी यदि कोई विसंगति हुई है तो विसंगति उत्पन्न करने वाले अधिकारी वैकल्पिक मार्ग सुझाएं कि उन साथियों को किस प्रकार से न्याय मिलेगा। जी शिवेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।